अरे ईशानी, तू यहाँ पर? तू कब आई बेटा? ओ नो मम्मी, कहीं भाभी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली ना? अगर सुन ली होगी तो सब चौपट हो जाएगा। क्या हुआ माँ जी? आप दोनों इतनी घबराए हुए क्यों हो? और आप दोनों मुझसे क्या छुपाने की बात कर रहे थे? प्लीज बताइए ना। वो बेटा, दरअसल वो जरूर कुछ तो है जो आप दोनों नहीं चाहती कि मुझे पता चल सके। प्लीज माँ जी, अब तो आपको बताना ही होगा कि वो बात क्या है। आपको वो सब बाद में पता चलेगा भाभी, इसीलिए अभी आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए और आराम कीजिए। चलो माँ। लेकिन कोमल, कोमल वृंदा को वहां से लेकर जाती है और ईशानी बस सोच में ही रह जाती है। फिर उसी रात 12 बजे ईशानी को उसके ससुराल वालों की तरफ से एक प्यारा सा सरप्राइज मिलता है। हैप्पी बर्थडे ईशानी। हे भगवान, तो आप सभी लोग ये छुपा रहे थे क्या मुझसे? हाँ बेटा, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। कामकाज में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे खुद का बर्थडे तक याद नहीं रहा। थैंक यू सो मच। आप सब ने मेरे लिए कितना क्यूट सरप्राइज प्लान किया। अरे भाभी, ये सारा आइडिया तो राज भाई का था। ओह, हाउ स्वीट राज। थैंक्स अ लॉट। यू आर मोस्ट वेलकम मेरी बीवी साहिबा। चलिए, अब जल्दी से अपनी विश मांगकर केक काटिए। तुम्हें पता है, ये केक मैंने अपने हाथों से बनाया है। चॉकलेट ट्रफल, जो तुम्हें बेहद पसंद है। अरे हाँ, क्या तुम भी राज, आज के दिन ही मुझे रुलाओगे क्या? अरे भाभी, अभी तो आपका बर्थडे बस शुरू हुआ है और ये आपका ससुराल में पहला बर्थडे है और हम इसे यादगार तो बनाकर ही रहेंगे। हाँ बेटा, और आज शाम को भी हमने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। एकदम धूमधाम से मनेगा तुम्हारा इस बार का जन्मदिन। ईशानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर अगले दिन पार्टी के समय उसके मायके वाले भी ससुराल आते हैं। अरे, ये सब क्या है? मुझे लगा कि पार्टी है तो यहाँ पर एकदम पार्टी जैसा माहौल होगा, लेकिन यहाँ पर तो डेकोरेशन एकदम फीका फीका सा किया है। अब 4 गुब्बारे और 2 चमकीले कागज लगाने से क्या होता है राज बेटा? ऐसा नहीं है माँ जी, हमने तो नामांकित डेकोरेटर को बुलाकर ही ये डेकोरेशन किया है। इनफैक्ट सबने काफी तारीफ भी की है इस डेकोरेशन की। शायद आपकी पसंद कुछ और ही है और इसीलिए आपको ये डेकोरेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा। बात पसंद नापसंद की नहीं है बेटा। जिस तरह से तुम लोगों ने हवा किया था कि ससुराल में इसका पहला बर्थडे है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर काफी उम्मीदें लेकर आई थी। इससे पहले ईशानी का कोई भी बर्थडे इतना फीका नहीं रहा है जितना कि इस बार लग रहा है। हे भगवान, क्या होगा इस औरत का? जिधर जाओ उधर शुरू हो जाती है ये। इसे तो यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। अरे माँ, ये कोई डेकोरेशन का कॉन्टेस्ट नहीं है जो आप यहाँ पर आकर जज करो। अब ये पार्टी चाहे फीकी हो या आपकी तरह तीखी हो, लेकिन मेरे ससुराल के सभी सदस्यों ने अपना कीमती समय निकालकर पूरे दिल से मेरे लिए ये सब किया है और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये डिजर्ट खाइए और तभी जाकर आपका ये मुंह मीठा रहेगा। देखा ना तुमने परिमल, ये नालायक कैसे जबान चला रही है। एकदम सही किया ईशानी ने। अरे तुम जरा माहौल देखकर तो बात किया करो, कहीं पर भी शुरू हो जाती हो। बस तीखी जबान से तीखी तीखी बातें करती रहती हो। अरे इसके सिवा तुम्हें कुछ आता भी है क्या? तो अब क्या 24 घंटे अपनी जुबान पर गुलकंद रखकर फिरूं क्या? वो रखने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी नहीं सुधरने वाली। और ये कहते हुए तो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। क्या कहा? इतना कहकर परिमल वहां से निकल जाता है। पार्टी में सभी एक दूसरे से बात करने में लगे होते हैं, लेकिन उपासना को कोई भी इतनी इम्पोर्टेंस देता ही नहीं। कितने घमंडी लोग हैं ये सब। और इस वृंदा और उसके लुखे पति महेंद्र को तो देखो, यहाँ अपनी समधन को मान सम्मान देने की जगह पर दूसरे मेहमानों संग मिलजुल रहे हैं। जाने दो, मैं तो अब इस पार्टी में रुकूंगी ही नहीं। फिर उपासना उस पार्टी से जाने लगती है। उतने में कोमल वहां आकर उन्हें रोकने लगती है। अरे उपासना आंटी, आप कहाँ पर जा रही हो?
और वो भी एकदम ऐसे एंग्री बर्ड बनकर। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। तो आप ऊपर के कमरे में आराम कीजिए ना, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। पर प्लीज आंटी जी, यूँ पार्टी छोड़कर मत जाइए। भाभी का आज बहुत ही स्पेशल दिन है, और आप अगर यहाँ पर रुकी रहोगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तो और मम्मी डैडी भी बहुत खुश होंगे आप पर। अरे तुम्हारे अकड़ू मम्मी डैडी को दूसरे मेहमानों से फुर्सत मिलेगी, तब जाकर वो मुझसे बात कर पाएंगे ना। खैर, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे पर आंटी जी, रुकिए तो, बड़ी ही अजीब औरत है। इनके चेहरे पर तो मैंने आज तक कभी स्माइल भी नहीं देखी। शायद से पैदाइशी एंग्री बर्ड है ये। फिर पार्टी के अगले दिन। अरे ईशानी बेटा, कल समधन जी बीच पार्टी में ही कहाँ चली गई थी? मैंने उन्हें बाद में कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। वो माँ जी, कोमल कह रही थी कि माँ की तबीयत अचानक से खराब हो रही थी, इसलिए वो घर पर आराम करने चली गई। अरे बाप रे, तो तुमने उनसे बात की या नहीं? और अब उनकी तबीयत कैसी है? सुधार तो है ना? उन्होंने तो मेरा भी कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैंने पापा को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल पार्टी थी ना, इसलिए मैंने आप लोगों को सारी बातें नहीं बताई। दरअसल मुझे ये लगता है कि उपासना आंटी बीच पार्टी से इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, बल्कि वो तो इसीलिए गई थी क्योंकि आपने और डैडी ने उनसे बात ही नहीं की। क्यों? हाँ माँ, उन्होंने तो ये भी कहा कि तुम्हारे अकड़ू मम्मी डैडी को दूसरे मेहमानों से फुर्सत मिलेगी, तब जाकर वो मुझसे बात करेंगे ना, और इसीलिए वो वहां से चली गई। हे भगवान, तब तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई बेटा, क्योंकि मैंने और महेंद्र जी ने उन्हें 2 से 3 बार ढूंढा, लेकिन वो तो हमें कहीं मिली ही नहीं। ये माँ भी ना। आई एम रियली सॉरी माँ जी, मेरी माँ ने आपके और पापा जी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे। कोई बात नहीं बेटा, और तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलतफहमी ही तो हुई है ना, तो वो दूर भी हो जाएगी। मैं आज ही समदन जी के पास जाऊंगी और उनसे अच्छे से बात करूंगी, क्योंकि वो तो अब फोन उठाने से रही। रहने दीजिए ना माँ जी, आपके पैरों में पहले से ही काफी दर्द हो रहा है, और ऐसे में आप खामखा क्यों दिक्कत ले रही हो? नहीं बेटा, मेरे पैर इतने भी दर्द नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। फिर वृंदा उपासना से मिलने जाती है और वो उसे पूरी बात समझाती है। रहने दीजिए वृंदा बहन, अरे इस तरह से कोई किसी के साथ पेश नहीं आता है। एक तो मैं पहले ही किसी के यहाँ जल्दी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू का समय रहता ही नहीं। अरे वो तो मेरी बेटी का जन्मदिन था और इसलिए मैं वहां पर आई थी, पर मेरी कल बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी हुई और उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे नहीं समधन जी, आप सच में गलत समझ रही हो। महेंद्र जी और मैं वाकई में आपको ढूंढ रहे थे, और आपके जाने के बाद तो हमने आपको कई बार कॉल किए, लेकिन आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया, और आपने खुद से ही ये अनुमान भी लगा लिया कि हमने आपको देखा ही नहीं, और आप वहां से चली आई। कम से कम आप खुद से तो हमसे मिल ही लेती ना। अरे मैं आपके घर आई थी या फिर आप मेरे घर आई थी? दूसरे मेहमान ज्यादा जरूरी थे या आपकी बहू के रिश्तेदार? खैर, अब आप ये माफी वगैरह मत मांगिए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूलती। मैं आपकी मन की भावना अच्छे से समझ सकती हूँ, और आप निश्चिंत रहिए। अगली बार से मैं इस बात पर पूरा ध्यान दूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं सबके बारे में इतना भी नहीं सोचती। मेरे जीवन में ढेर सारे काम हैं, और इन छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचने का भी समय नहीं है मेरे पास। इस तरह से उपासना वृंदा की अच्छाई का गलत फायदा उठाकर वो उसे इनडायरेक्टली बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन वृंदा हर एक बात समझदारी से लेती है। फिर उनके जाने के बाद, अरे बस करो उपासना,
अब ना तुम्हारा बहुत हो रहा है। अरे क्या जरूरत थी इतने ड्रामे की? इन सब में वृंदा बहन जी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तुमसे माफी मांगी। और तुमने क्या किया? उनके साथ ठीक से बात करने की जगह पर उन्हें ना जाने कितने ताने दिए। हाँ तो उन्हें ताने देने पर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर माजरा क्या है? बकवास बंद करो उपासना। वो मेरी बेटी की सास है और मुझे इस बात का पूरा एहसास है, इसीलिए मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ। लेकिन अफसोस, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सामने वाला व्यक्ति चाहे तुम्हारी बेटी की सास हो या ससुर हो, तुम तो अपना ये घटिया स्वभाव बदलने से रही। उपासना को खरी खोटी सुनाकर परिमल वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक रात जब कोमल अपनी सहेली के घर गई होती है, तभी वहां से निकलते समय उसे काफी देर हो जाती है। ओह गॉड, मेरा तो फोन भी डेड हो गया है और मेरे पास तो केवल ऑनलाइन ही पैसे थे। और यहाँ पर ना तो कोई ऑटो दिख रहा है, ना ही कोई टैक्सी। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? मम्मी डैडी सब परेशान हो रहे होंगे। अरे हाँ, यहाँ पास में ही भाभी के भाई तुषार की दुकान है, तो क्यों ना मैं उनसे मदद मांग लूं। पर अभी तो 11:15 बज रहे हैं, पता नहीं दुकान चालू होगी भी या नहीं। जाकर एक बार देख ही लेती हूँ। अरे कोमल, इसमें प्लीज वगैरह कहने की क्या बात है? और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और अच्छा हुआ कि तुम समय से आ गई, वरना अभी 5 मिनट बाद मैं दुकान बंद करने ही जा रहा था। ओ तेरी, चलो अच्छा हुआ फिर तो। हाँ कोमल, रुको हाँ, मैं कार निकालता हूँ, पार्किंग एरिया में है ना। ठीक है तुषार। फिर तुषार और कोमल दोनों एक साथ कार में निकलते हैं। तुम्हें पता है तुषार, मुझे ना तुम बड़े गुस्से वाले और सडू टाइप लग रहे थे, लेकिन तुम तो वाकई में एकदम चिल बंदे हो यार। ओह शिट, आई एम सो सॉरी। कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? अरे नहीं बाबा, इट्स फाइन। और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई तो अब खत्म हो चुकी होगी ना, तो आगे का क्या सोचा है? अब मैं तो बस एक अच्छी सी जॉब करूंगी और अपने सपने को पूरा करूंगी। और वो सपना क्या है? एक्चुअली मुझे खुद की कंपनी खोलनी है, और भी कई सारे सपने हैं मेरे। आई नो कि मैं काफी बड़ी बड़ी फेंक रही हूँ, जबकि अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, बट स्टिल। अरे कोई नहीं कोमल, बड़े सपने देखोगी तभी तो वो पूरे होंगे ना। हाँ, वो तो है। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? और परिमल अंकल अब दुकान पर नहीं आते क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारी पुरानी दुकान पर बैठते हैं, और इस नई दुकान पर मैं बैठता हूँ। ग्रेट यार, तुम्हारा ये दुकान दुकान कम और शोरूम ज्यादा लगता है मुझे। बहुत ही प्यारे कपड़े हैं तुम्हारे यहाँ पर। आऊंगी किसी दिन शॉपिंग करने, लेकिन डिस्काउंट तो दोगे ना मुझे? अरे क्या तुम भी कोमल, मैं तो तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। अब तुम तो अपनी ही हो ना, और ये दुकान तुम्हारी ही है। जब चाहे आ जाओ और जो चाहे लेकर जाओ। अरे वाह, थैंक यू सो मच तुषार। फिर तुषार कोमल को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। बाय कोमल, गुड नाइट। गुड नाइट तुषार, एंड थैंक यू सो मच। अरे इसमें कैसा थैंक यू? कहा ना मैंने, तुम अपनी ही हो। और अब थैंक यू बोलकर पराया मत करो मुझे। अच्छा बाबा ठीक है। वैसे अब हम दोनों ने नंबर शेयर कर दिए हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे घर पहुंचकर मैसेज कर देना। हाँ कोमल, वैसे मैं भी अंदर आ जाता और ईशानी और बाकी सबसे मिल लेता, लेकिन काफी देर हो चुकी है, इसलिए मुझे अब निकलना ही होगा। वो तो है, कोई बात नहीं, ठीक से जाना हो और घर जाकर मुझे मैसेज करना। इस मुलाकात में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब ईशानी और वृंदा दोनों बाजार में सामान खरीद रही होती हैं, तभी उन्हें उपासना दिखती है। अरे वो देख ईशानी बेटा, समदन जी है वहां पर, चल जाकर उनसे मिलते हैं। हाँ माँ जी, चलिए। लेकिन उपासना वृंदा और ईशानी को दूर से ही देखकर गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ये माँ को क्या हो गया है? उन्होंने तो हमें देखा भी था,
फिर वो रुके क्यों नहीं? लगता है समधन जी अब भी हमसे नाराज हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हमायरा और रोहित अब बहुत घबरा जाते हैं। वो वो आंटी दरअसल, अरे माँ, हम दोनों यहाँ पर अमायरा का खोया हुआ ब्रेसलेट ढूंढने आए थे जो अभी हमें मिल गया है। क्या? ब्रेसलेट? हाँ हाँ, ब्रेसलेट खो गया था मेरा। लेकिन ऐसे कैसे खो गया तेरा ब्रेसलेट? शायद अमायरा यहाँ पर शाम में आई थी ऐसी ही ताजी हवा खाने के लिए, तभी इसका ब्रेसलेट यहाँ पर गिर गया होगा। और कमरे में जाने के बाद इसने अभी अभी देखा कि इसके हाथ में तो ब्रेसलेट है ही नहीं, तो उसने ये बात मुझे बताई और हम दोनों फौरन यहाँ पर आ गए। हाँ आंटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा ये बेशकीमती ब्रेसलेट मिल ही गया। अच्छा ठीक है, लेकिन तू इस मामूली से ब्रेसलेट को इतना बेशकीमती क्यों बोल रही है? क्योंकि ये ब्रेसलेट मुझे मेरी अम्मा ने दिया था जब मैं आश्रम में रहा करती थी। तभी वहां पर एक खाना बनाने वाली अम्मा आया करती थी, उन्होंने ही दिया है मुझे ये ब्रेसलेट। अच्छा, अब चलो नीचे, इतनी ठंड हो चुकी है। और तुझे ऑफिस भी तो जाना है ना? हाँ आंटी, बस अभी निकल ही रही हो। इस तरह अमायरा और रोहित दोनों मामले को संभाल लेते हैं। फिर रविवार के दिन जब रोहित और अमायरा की छुट्टी होती है तभी, वाह जी वाह, रोहित, अमायरा, अरे कहाँ चले तुम दोनों सुबह सुबह? छुट्टी का दिन है तो आराम करो ना। अरे नहीं माँ, मुझे आज भी ऑफिस जाना है। आज मुझे कोई छुट्टी नहीं है। दरअसल ऑफिस में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने क्रिसमस वीक के लिए छुट्टी ली है, इसीलिए काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है और लोग बहुत कम, इसलिए हमें बुलाया है। ये तेरे ऑफिस वाले भी ना एक नंबर के नालायक लोग हैं। खैर तू जा, लेकिन जल्दी आना। और तू महारानी, तू यूं हूर-परी बनकर कहाँ पर चली? अरे माँ जी, आप किस तरह से बात कर रही है मेरी सहेली से? ए डोबी, वो अगर तेरी सहेली है तो मेरी किराएदार भी है और मैं उसे अपनी बेटी के जैसे मानती हूँ, इसीलिए मैं इससे इसी तरह से बात करूंगी। रहने दो ना पलक, मुझे आंटी जी के मुंह से ये सब सुनना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी माँ ही मुझे प्यार से डांट फटकार रही है। ठीक है अमायरा, वैसे मैं भी थोड़ा बाहर घूमने जा रही हूँ। हफ्ते भर तो कहीं जाने को भी नहीं मिलता ना, इसीलिए। अरे अमायरा, बाद में चली जाओ ना घूमने। अब अगर इतना जरूरी काम नहीं है तो मेरे साथ क्रिसमस ट्री डेकोरेट करो ना प्लीज अमायरा। मैंने सोचा था कि रोहित और मैं साथ मिलकर डेकोरेट करेंगे, लेकिन मेरा ये सड़ू पति तो मुझे वक्त ही नहीं दे पाता। प्लीज रुक जाओ ना अमायरा। लेकिन पलक, अच्छा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। अरे वाह, तो दोनों साथ मिलकर बहुत मजे करेंगे। शुक्रिया मेरी प्यारी सहेली। फिर अमायरा और पलक दोनों मिलकर क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। वही बाहर गया हुआ रोहित अमायरा के आने की राह देखता है और तभी अमायरा का उसे मैसेज आता है। अरे ये क्या, अमायरा के आने की जगह उसका मैसेज क्यों आ गया? मुझे पलक ने रोक लिया है क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए, इसलिए तुम चले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। अरे यार, लग गई वाट पूरे दिन की। ये पलक भी ना अपनी ही सौतन को सहेली बना रही है, कहीं इन दोनों की दोस्ती मेरे लिए किसी दिन भारी ना पड़ जाए। अब रोहित अमायरा का इंतजार ही करता रहता है, लेकिन वो उसे मिलने आती ही नहीं, क्योंकि वो पलक के साथ घर के कामों में पूरी तरह मगन हो जाती है। ये लो अमायरा, हमारे क्रिसमस के कपकेक भी बन गए हैं। अच्छे बने हैं ना? हाँ पलक, बहुत सुंदर बने हैं। तुम्हारी वजह से आज मैं बेकिंग करना भी सीख गई हूँ। वाकई में मानना पड़ेगा तुम्हें, एकदम कमाल की बेकर हो तुम तो। शुक्रिया अमायरा। फिर शाम होने पर जब अमायरा और रोहित चुपके से मिलते हैं तभी, माफ करना रोहित, तुम्हारी बीवी के साथ में इतनी मगन हो गई थी कि मुझे कुछ और याद ही नहीं रहा। सच में आज मुझे उसके साथ बहुत मजा आया। हमने साथ मिलकर क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया,
कपकेक भी बनाए, गिफ्ट्स भी पैक किए और पार्टी की सारी तैयारियां भी कर दी। अच्छा, तो तुम मेरी बीवी के साथ इतना घुल मिल गई थी कि तुम्हें मैं याद ही नहीं रहा। क्या बात है। अरे मेरे नखरे वाले बॉयफ्रेंड, वैसी बात नहीं है ना। बस मैं काम के चक्कर में थोड़ी भूल गई थी तुम्हें, और वक्त भी कितना फटाफट बीतता गया। सॉरी ना बाबू। आज हम नहीं घूम पाए तो क्या हुआ, अगले रविवार को हम जरूर जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो देखा जाएगा। लेकिन अब चलो, अब इसी बात पर तुम मुझे एक जादू की झप्पी और प्यारी सी पप्पी दे दो, तभी जाकर मैं मानूंगा। ओफो, क्या तुम भी रोहित। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ जो अमायरा बेमान पलक के साथ वक्त बिताया करती थी, उसे अब पलक के साथ रहना और बातचीत करना बहुत अच्छा लगने लगता है, और उन दोनों में सच्ची गहरी दोस्ती होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब दोपहर के समय अमायरा रोहित से फोन पर बात कर रही होती है, तभी, हाँ बेबी, मैं तो बस तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारा लंच ब्रेक होगा और कब तुम मुझे कॉल करोगे। यस बेबी, मैंने खाना खा लिया है, अब तुम भी खा लो। हाँ, लव यू टू बेबी। तभी वहां पर पलक आ जाती है और वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। ओ तेरी, लव यू टू बेबी, इसका मतलब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। अमायरा, तुम तो एकदम छुपा रुस्तम निकली यार। हाँ पलक, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो इस शहर में नहीं रहता, दिल्ली में रहता है। अरे रे रे रे, ये दूर रहने वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देखकर ना मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन कैसा है वो, उसकी फोटो शोटो तो दिखाओ ना मुझे। फोटो? हाँ हाँ फोटो। और क्या ही दिखाओगे तुम मुझे उसका, क्या तुम भी यार। अरे पलक, फोटो में क्या रखा है, कुछ ही दिनों बाद वो मुझसे मिलने आने वाला है, तब उसे तुम सामने से ही देख लेना। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, मुझे उसके आने का इंतजार रहेगा। लेकिन हाँ, अगर वो तुम्हारे साथ झगड़ा वगड़ा करे ना, तो मुझे बता देना, मैं 1 मिनट में ही उसकी अकल ठिकाने पर लेकर आऊंगी। आखिर मैं तुम्हारी पक्की सहेली जो हूँ। थैंक यू सो मच यार, तुम सच में बहुत अच्छे दिल वाली हो, और तुम्हारी तरह बहुत कम लोग होते हैं। हाँ हाँ बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, वरना मैं यही पिघल जाऊंगी। ऐसे ही एक रात, अरे तू अभी तक ऑफिस नहीं गई? रात के 9:45 बज रहे हैं, और रोज तो तू 8:30 से 9 बजे ही निकल जाती है ऑफिस के लिए। हाँ आंटी, लेकिन आज मेरा ऑफिस टाइमिंग थोड़ा लेट रखा है, 11:30 बजे है मेरा आज ऑफिस, इसीलिए मैं अभी निकल रही हूँ। क्या, रात के 11 बजे तो कैसे जाएगी? ना बाबा ना, तू अकेले बिल्कुल नहीं जाएगी। हाँ मायरा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, किसी के बम में उतना दम नहीं है मुझे कुछ करने का। चलो। अरे 1 मिनट जरा रुक जाओ। और मोहतरमा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत साहसी हो, लेकिन ये साहस दिखाने का वक्त नहीं है। और माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अमायरा को छोड़ सकता हूँ क्या? क्योंकि इस समय में मुझे इसे अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं लग रहा। ओफो रोहित, तुम भी ना, मैं चली जाऊंगी अकेले। नहीं अमायरा, रोहित छोड़ देगा तुझे ऑफिस। अरे लेकिन मैं छोड़ देती हूँ ना इसे, कोई मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। अरे ओ दबंग बहू, तू जरा शांति रख। फिर रोहित अमायरा को छोड़ने ऑफिस चला जाता है, और उसी बीच वो दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं। रोहित बेबी, 11:30 बजने को अभी 10 मिनट बाकी है, चलो ना, चलकर चाय पीते हैं, ठंड में इसे पीने का मजा ही कुछ और है। ठीक है अमायरा, चलो चलते हैं। फिर रात में सोते समय, रोहित, सच बताओ तो अमायरा के आने के बाद इस घर में अलग ही रौनक छा गई है। वरना पहले तो दिन भर सिर्फ माँ जी और मैं ही रहते थे, और मुझे बड़ा बोर होता था। लेकिन अभी अमायरा के आने के बाद मुझे भी एक अच्छी सहेली मिल गई है, वो भी घर में ही रहने वाली। हाँ पलक, अमायरा एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो तुम्हारी बहन ही है। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मतलब?
हाँ तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? बीवी को छोड़कर बाकी सारी औरतें तुम्हारी बहन ही होगी ना? अच्छा, तो तुमने ऐसा कहा कि वो तुम्हारी बहन ही है। मुझे सुनाई दिया कि बहन नहीं है, इसीलिए मैं तुम पर चिल्लाया। क्या तुम भी रोहित? कान चेक करवा कर आओ अपने। लगता है दुनिया भर का मेल जम गया है। अपनी भावनाओं पर काबू रख रोहित। अभी अभी तूने ये क्या कर दिया? अच्छा हुआ जैसे तैसे मैंने इसे अपनी बातों में घुमा दिया, लेकिन मुझे अब सतर्क रहना होगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और पलक और अमायरा की दोस्ती अब और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो रोजाना कहीं ना कहीं घूमने जाया करती है। अरे रोहित बेटा, आ गया तो दफ्तर से? आजा, बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन अमायरा कहाँ पर है? मेरा मतलब अमायरा और पलक, वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ बेटा, वो दोनों मॉल में खरीदारी करने गई है। रोज सारा काम निपटा कर दोनों चली जाती है सैर सपाटा करने, और मैं भी उन्हें कुछ नहीं बोलती। अब बहू को भी घर बैठे बैठे बोर होता है ना। और मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ा गई हूँ। धीरे धीरे अब इस अमायरा को भी पलक से लगाव होने लगा है, लेकिन इन दोनों की ये दोस्ती मेरे लिए सरदर्द बनते जा रही है। क्या हुआ बेटा, इन ख्यालों में खो गया तू? अरे कुछ नहीं माँ, मैं तो ये कह रहा था कि आप पलक और अमायरा को इतना बाहर जाने मत दिया करो, और उस अमायरा को पलक से थोड़ा दूर ही रखा करो, क्योंकि कितना भी किया तो वो तो एक किराएदार ही है ना। हाँ बेटा, तेरी बात भी सही है, लेकिन अब किराएदार होने के बावजूद भी वो हमारे लिए तो एक घर के सदस्य जैसी ही बन गई है। अब उस बेचारी का भी कोई नहीं है ना, इसीलिए मैं भी सोचती हूँ कि जाने दो, क्या ही हो जाएगा अगर हम उसे अपने मन से थोड़ा प्यार और अपनापन दे दे तो। अरे माँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप उसे प्यार और अपनापन मत दो, बल्कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हर चीज की एक हद होती है। बस आप दोनों उसे पार मत करो। वो पलक तो मेरे कहने पर कुछ भी नहीं समझने वाली, इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। अब आप ही समझा दो उसे। अच्छा बाबा ठीक है, समझा दूंगी मैं उसे। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है। अब अचानक से इसे क्या हो गया है? ये हमें अमायरा से दूरी बनाने के लिए क्यों कह रहा होगा? खैर, मैं बिना बहू की तरह कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाने लगी हूँ। फिर एक दिन जब चारों घूमने जाते हैं, तभी नदी किनारे फोटो खींचते खींचते पलक और रोहित दोनों पानी में गिर जाते हैं। अरे बचाओ, बचाओ कोई मुझे, मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ, मुझे भी तैरना नहीं आता। अमायरा, प्लीज बचाओ हमें। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? अमायरा बेटी, तुझे तैरना तो आता है ना? हाँ आंटी, आता है मुझे। हाँ तो कौन सा शुभ मुहूर्त ढूंढ रही है तू? जा बचा ले उन दोनों को, पगलेट कही की। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ बचाने तुम्हें। अब अमायरा पहले रोहित को बचाने की जगह अपनी सौतन पलक को बचाती है, और वो उसे पानी से बाहर लेकर आती है। अरे अमायरा, मुझे भी बचाओ, वरना मैं डूब जाऊंगा। हाँ बाबा, आ रही हूँ, लेकिन तुम तब तक पानी में हाथ पांव घुमाते रहना। और फिर अमायरा रोहित को भी बचा लेती है। फिर घर आने के बाद मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अमायरा। अरे तुम्हें सबसे पहले मुझे बचाना चाहिए था, ना कि तुम्हारी सोतन को। लगता है तुम दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी है। वैसी बात नहीं है रोहित, तुम ना एक ही डायलॉग बार बार मत कहा करो। वैसी बात नहीं है रोहित। अरे मुझे सब समझ आ रहा है, मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं अमायरा। देखो बेबी, तुम पहले पलक से दूर रहो। अरे तुम दोनों सोतने हो, और अगर सोतन सहेलियां बन गई तो आफत आ सकती है। अरे हाँ बाबा, तुम चिल करो ना, कितना टेंशन लेते हो। इतना कहकर अमायरा रोहित को दिलासा दे देती है। फिर अगले दिन जब पलक अमायरा के कमरे में उसे कुछ देने के लिए जाती है, तभी बिस्तर पर उसके ऑफिस का आईडी कार्ड देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो वही कंपनी है जिसमें रोहित भी काम करता है।
इसका मतलब अमायरा भी उसी कंपनी में काम करती है। तो फिर उन दोनों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तभी वहां पर अमायरा भी आ जाती है और वो पलक के हाथ में अपना आईडी कार्ड देखकर बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं, पलक ने तो मेरा आईडी कार्ड देख लिया। अच्छा हुआ अमायरा जो तुम ही आ गई। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। ये आईडी कार्ड पर तो उसी कंपनी का नाम लिखा है जिसमें रोहित भी काम करता है। इसका मतलब तुम और रोहित दोनों एक ही कंपनी में काम करते हो? अरे नहीं तो, अगर वो मेरी कंपनी में काम करता तो मुझे पता चलता ना। एक काम करो, मुझे रोहित के कंपनी का एरिया बताओ। वो एवरग्रीन कॉलोनी है ना, उसी के पास है उसकी कंपनी। अच्छा, तो अब मैं समझी। देखो पलक, रोहित और मैं एक ही नाम की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उसका और मेरा ब्रांच अलग है। मैं सेक्टर 15 के पास वाले इंडस्ट्रियल एरिया में जो कंपनी है ना, वहां वाली ब्रांच में काम करती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी और रोहित की कंपनी के 2 ब्रांचेस है क्या? 2 नहीं पलक, कई सारे हैं। क्या बात है, ये बात तो मैं रोहित को भी बताऊंगी। हाँ, हमारा बाल बाल बच जाती है। फिर बाद में वो ये सारी बातें रोहित को भी बताती हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ रोहित, अरे वो तो अच्छा हुआ जो मैंने वक्त पर मामला संभाल लिया और दूसरे ब्रांच के बारे में बोल दिया, वरना आज तो मेरी शामत ही आने वाली थी। हाँ ना यार, और ये भी अच्छा हुआ कि असलियत में भी हमारी कंपनी की ढेर सारी ब्रांचेस है। पलक बहुत शातिर है, वो तो पता भी लगा सकती है कि वाकई में कोई ब्रांच है भी या नहीं। उसका तो कोई भरोसा नहीं बाबा। फिर एक दिन जब पलक सोई होती है और विनीता भी घर के बाहर गई होती है, तभी रोहित और अमायरा दोनों अमायरा के कमरे में प्यार भरा समय बिता रहे होते हैं। तुम्हें पता है बेबी, थोड़े ही दिनों में हमें मिले हुए 1 साल हो जाएगा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मेरी जिंदगी खुशियों से खिल उठी है। मुझ नाचिस को इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया बेबी। ओफो मेरे पागल आशिक, तुम भी ना। अच्छा चलो, अब जो चॉकलेट्स लाए हैं वो मुझे अपने हाथों से खिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। उतने में वहां पर पलक आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। पलक, तुम यहाँ पर? हाँ पलक, तुम तो सोई हुई थी ना? हाँ मैं सोई जरूर थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पूरे दिन सोती ही रहूंगी। उठी और तुमसे मिलने आ गई। मुझे लगा कि तुम भी अभी तक सो रही होगी। सुबह देर से जो आई तुम, लेकिन यहाँ पर तो तुम दोनों मस्त गप्पे लड़ा रहे हो। बताओ, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? खिचड़ी? अरे कोई खिचड़ी नहीं पक रही बाबा। कल मुझे तुमने बताया ना कि अमायरा और मैं एक ही नाम वाली कंपनी में काम करते हैं, इसलिए मैं इसके पास चला आया। इसके और मेरे ब्रांच के बारे में ही हम बात कर रहे थे। हाँ पलक, हम हमारी कंपनी के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा बाबा ठीक है, तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं अभी चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर हम तीनों मिलकर साथ में गप्पे मारेंगे और खूब मजे करेंगे। अरे लेकिन, अरे क्या लेकिन वेकिन लगा के रखा है, मैं अभी आती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखा, ये होता है अपनी सौतन को सहेली बनाने का नतीजा। शुरुआत से ही तुम इससे दूर रहती तो ये इस तरह गले ही नहीं पड़ती तुम्हारे, और अब ये हर बार ऐसे ही हमारे बीच कबाब में हड्डी बनती रहेगी। क्या तुम भी रोहित, क्यों अपनी बीवी के बारे में ऐसा बोलते रहते हो तुम? और मैं थोड़ी ना कहीं जा रही हूँ ना यहीं पर, और हम बाद में भी वक्त साथ में बिता सकते हैं ना। तुम तो अपनी सहेली की ही साइड लो। फिर कुछ ही दिनों बाद जब रोहित और अमायरा को मिले हुए 1 साल पूरा हो जाता है, उस खुशी में रोहित एक होटल रूम बुक करता है और उसे अच्छे से सजाता है, और वो अमायरा को भी सच कराने के लिए कहता है। रोहित बेबी, ऐसा क्या सरप्राइज प्लान किया है तुमने? प्लीज बताओ ना बेबी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। क्या तुम भी बेबी, जब आओगी तभी देख लेना ये क्या सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अब जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके बेबी, मैं अभी आती हूँ। लेकिन उतने में वहां पर अमायरा के सामने पलक आ जाती है। अमायरा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है,
मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए क्या तुम आज मेरे साथ रुक सकती हो क्या? और डॉक्टर को भी घर पर ही बुलाओ। क्या? रुकना पड़ेगा? लेकिन तुम्हें क्या हो गया है पलक? देखो ना, इतना तेज बुखार आया है मुझे। ओह नो, तुम्हें तो सच में बहुत तेज बुखार आया है। लेकिन आंटी, आंटी तो है ना घर पर? नहीं अमायरा, माँ जी आज दिन भर अपनी सहेलियों के साथ ही रहेगी और वो सीधे रात में ही आएगी। ठीक है पलक, कोई बात नहीं, मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे पास और तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं अभी डॉक्टर को भी बुलाती हूँ। चलो, तुम पहले आराम करो। फिर अमायरा पलक को उसके कमरे में लेकर जाती है और वो भी वहीं पर रुक जाती है। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है और रोहित और अमायरा मिल ही नहीं पाते। फिर रात में जब अमायरा ऑफिस के लिए निकलती है, तब रोहित भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोक लेता है। अरे रोहित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सोए नहीं क्या? अरे मुझे तुमसे बात करनी थी, इसीलिए आया हूं मैं यहाँ पर। तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आज हमारा दिन था, हमारी पहली सालगिरह थी और उसे भी तुमने जाया कर दिया। हर बार की तरह उस पलक के साथ बैठकर आज फिर से तुमने मुझे नाराज कर दिया। देखो रोहित, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। पलक की तबीयत वाकई में बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए मुझे उसके पास रुकना ही पड़ा। अब हम दोनों एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन गए हैं और ऐसे में मैं अगर उसके पास नहीं रुकती तो वो बेचारी कितनी नाराज हो जाती और उसका ख्याल भी तो रखना था ना। ऊपर से घर में माँ जी भी नहीं थी, वरना मैं तुम्हारे पास आ जाती ना। अरे वो खुश हो या नाराज हो, तुम्हें बड़ी उसकी पड़ी है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो कुछ सोचा भी नहीं तुमने। वाह, कमाल करती हो तुम। प्लीज रोहित, हालात को समझने की भी कोशिश करो ना। और कितना समझ के लूं यार? तुम मेरे घर में पेइंग गेस्ट बनकर क्यों आई हो? मेरे लिए ना, ताकि तुम और मैं एक साथ वक्त बिता सके। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नाटक चल रहा है। पलक और तुम ही एक साथ कपल बन चुके हो और मैं तो एकदम साइड में हो चुका हूं। अब तुम ही बताओ, क्या फायदा है तुम्हारा मेरे घर पे आकर, जब तुम मुझे समय ही नहीं दे पा रही? मर तो नहीं रही थी ना वो, बस बुखार ही आया था उसे, तो उसकी इतनी चिंता करने की क्या जरूरत थी? बस रोहित, बहुत बोल लिया तुमने। अरे कितना चिल्लाते हो तुम? माना कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए रहने आई हूं, लेकिन अब पलक और मेरे बीच में भी अब रिश्ता बन चुका है, वो भी दोस्ती का। और मैं अपनी सहेली को ऐसे बीमारी की हालत में नहीं छोड़ सकती थी। अरे तुम्हें तो अपनी बीवी की कुछ भी नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे अपनी सहेली की फिक्र है। और खबरदार, जो आगे से मरने मारने वाली बात भी की तो अब जाओ यहाँ से। मुझसे कोई बात मत करो और मुझे कोई मैसेज भी मत करना। लेकिन अमायरा, मेरी बात तो सुनो यार। टैक्सी! अमायरा प्लीज, रुक जाओ यार। अमायरा टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है और रोहित अपना सर पकड़ लेता है। ये मैं कहाँ फंस गया यार? रायता समेटने के लिए ये सब किया था, लेकिन समेटने की जगह ये तो और फैलते जा रहा है। फिर अगले दिन जब घर में कोई भी नहीं होता, तभी दरवाजा खोलो अमायरा और प्लीज मुझसे बात करो। चले जाओ रोहित यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे यार, इतना अच्छा मौका मिला है। माँ और पलक दोनों बाहर गई है और पूरे 2 घंटे बाद ही लौटेगी वो, और ऐसे में तुम अब ये नाटक कर रही हो। हाँ हाँ, मैं तो बस नाटक ही करती रहती हूँ ना। तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, तो वही करते रहो। अब जाओ यहाँ से। मुझे ना तो तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुम्हारी आवाज सुननी है। ना चाहकर भी रोहित को वहां से जाना ही पड़ता है। उसे भी अमायरा पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने गुस्से पर काबू रखता है। अमायरा के पास अपनी एक डायरी होती है, जिसमें वो दिन भर में हुई सारी घटनाओं के बारे में रोजाना अपनी डायरी में लिखा करती है। ऐसे ही एक रोज रोहित, माँ जी, मैं और अमायरा आज हम दोनों घूमने जा रही हैं। खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे, इसलिए मुझे कुछ पैसे दे दो ना। अरे पलक, आज तो मुझे भी छुट्टी है। चलो,
मैं भी आता हूँ तुम दोनों के साथ। अरे नहीं रोहित, तुम हम दोनों के बीच में क्या करोगे? लेकिन पलक, मैं बोर हो जाऊंगा ना घर पे। आता हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। चुपचाप घर बैठकर आराम कर। अरे तू इसे कहीं लेकर जाता है क्या अपने साथ? नहीं ना, तो जाने दे इसे अपनी सहेली के साथ ही। ठीक है बाबा, ये लो पैसे। फिर अमायरा और पलक दोनों घूमने जाती हैं और उन्हें इस तरह साथ देखकर रोहित को बहुत जलन होती है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पलक मेरी सौतन बन चुकी है। अपनी दोस्ती से मेरी अमायरा को उसने पागल कर दिया है। मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा होकर ही रहेगा। इनकी दोस्ती होनी ही नहीं चाहिए थी। सच तो ये है कि मुझे अमायरा को इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। ना तो वो यहाँ पर आती, ना ही वो पलक से मिलती, और ना ही दोनों सौतने सहेलियां बनकर मेरा जीना दुश्वार करती। और अब ना तो मुझे मेरी बीवी का सुख मिल रहा है, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड का। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीतते हैं, जिसके बाद रोहित अमायरा के पास जाकर उससे माफी मांगता है और वो उसे फूल और तोहफा भी देता है। मुझे माफ कर दो अमायरा, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और उसी गुस्से के चलते मैंने तुम्हें खूब सुनाया। लेकिन आगे से मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। प्लीज अमायरा, माफ कर दो ना मुझे। अब बच्चे की जान लोगी क्या? पागल कही के। अच्छा चलो, कर दिया मैंने तुम्हें माफ। आओ, गले लग जाओ मेरे। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर अगले दिन जब पलक अमायरा के कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी वो वहां पर अमायरा की खुली हुई डायरी देखती है और वो उसे पढ़ने लगती है। और उसमें लिखी सारी बातें पढ़कर पलक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है? इसका मतलब अमायरा और रोहित दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अमायरा इस घर में पेइंग गेस्ट बनकर सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि उसे रोहित के साथ वक्त बिताने को मिले। नहीं, इन दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। गुस्से से तिलमिलाती हुई पलक फौरन नीचे जाकर रोहित को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और वो विनीता को भी सब कुछ बताती है। क्या? ये तुम दोनों ने सही नहीं किया। अरे नालायक, मुझे लगा था कि तू मेरा सुशील बेटा है, लेकिन नहीं, तूने आज मेरी नाक कटवा दी। और आज से ना तो मैं तेरी कोई माँ हूं, ना ही तू मेरा बेटा रहेगा। मर गई मैं तेरे लिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। और पलक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। प्लीज मेरा यकीन करो पलक। हाँ पलक, मुझे भी माफ कर दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। तुम तो मेरी सहेली हो ना। प्लीज पलक, तुम तो चुप ही हो जाओ अमायरा, और सहेली मत कहो मुझे। अरे ये होती है क्या दोस्ती? तुमने भी मुझे धोखा दिया है अमायरा। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे तुम तो सहेली कहने की भी लायक नहीं हो। और तुम रोहित, तुम तो पूरी तरह गिर गए। लानत है तुम दोनों पर। लेकिन अब बस, अब मैं और नहीं रहूंगी इस घर में। जा रही हूं मैं यहां से। नहीं पलक, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ पलक। मुझसे गलती हो गई, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करूंगा मैं। नहीं रोहित, तुमने जो भी किया है वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पलक घर से बाहर निकल ही रही होती है कि विनीता उसे रोक लेती है। रुक जा बहू, तू कहीं भी नहीं जाएगी। अगर कोई इस घर से बाहर जाएगा तो वो ये दोनों ही, ना कि तू। लेकिन माँ जी। नहीं बहू, आज मैंने तेरे साथ न्याय नहीं किया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। और तुम दोनों, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के मारकर घर के बाहर निकालूं, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी। अमायरा और रोहित विनीता के सामने खूब गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो उन पर जरा भी दया नहीं करती और वो दोनों उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और खूब पछताते हैं।